इस वीडियो में बात करेंगे कि जब आप नई पोस्ट ज्वाइन करते हैं, चाहे आप सीजीएल के थ्रू ज्वाइन करें, चाहे सीएचएसएल, चाहे एमटीएस के थ्रू, कोई भी डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कर रहे हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन से फॉर्म और होते हैं जो आपको भरने चाहिए और आपके लिए वो ज़रूरी रहने वाला है। स्टार्टिंग से एंड तक हर एक बात आपके लिए ज़रूरी है। जो लोग नई सर्विस ज्वाइन कर पहली बार सर्विस को ज्वाइन करेंगे, कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं जिनको हम बिल्कुल भी नेगलेक्ट कर देते हैं, जो हमारी सर्विस पे कहीं ना कहीं असर डालती है। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे होंगे या रेगुलर देखते आ रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया होगा, चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करके ही देखिएगा और अलग अलग ग्रुप में आप इसको शेयर करिएगा जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो। किसी तरह के सवाल अगर आपके हैं और कन्फ्यूजन आपको बना हुआ है तो आप ट्विटर पे पूछ सकते हो। ट्विटर का नीचे लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम पे मैसेज ज़्यादा रहते हैं, इसलिए ट्विटर पे एक्टिव रहना पड़ रहा है, बिकॉज वहाँ पर मैसेज थोड़े कम रहेंगे तो मैं टाइम पर रिप्लाई कर पाऊँगा। बाकी किसी तरह की भी कोई भी सवाल आपके दिमाग में इसके बाद भी रहता है तो आप मुझे ज़रूर लिखिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब आप डिपार्टमेंटल डीवी के लिए जाएंगे तो डिपार्टमेंट आपको, जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, देखो एक तो डिटेल आपने जो एसएससी को प्रोवाइड करी थी फॉर्म भरते वक्त, हम कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं देखते, जैसे कि रोल नंबर गलत भर देते हैं, परसेंटेज गलत भर देते हैं, माँ का नाम या फादर का नाम में कुछ प्रॉब्लम कर देते। तो जब आप डिपार्टमेंट में जब जाएंगे या फिर अटेस्टेशन फॉर्म भरेंगे आप, तो वहाँ पर ज्वाइन करते वक्त भी एक फॉर्म भरवाया जाएगा आपको, और अटेस्टेशन फॉर्म में तो डिटेल रहती रहती है। तो यहाँ पर जो आपकी एक्यूरेट डिटेल है, चाहे आपका एड्रेस हो, ईमेल आईडी है, फ़ोन नंबर है, फादर का, मदर का, आपके भाई बहनों का जो नाम है वो सही भरिएगा। तो आपकी डिटेल सही करवा लीजिएगा जो भी डिपार्टमेंट आपको फॉर्म देगा, बिकॉज सर्विस बुक में वो एंट्री होगी, कहीं ना कहीं वो आगे जा कर के चीज़ें काम आती हैं। अगर आपकी पढ़ाई अभी चल रही है, ग्रेजुएशन के किसी ईयर में है, चाहे अगर सीएचएसएल के थ्रू ज्वाइन कर रहे हैं या फिर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन में कोर्स करते हो, आप उसको भी मेंशन करिएगा, बताइएगा ज़रूर डिपार्टमेंट को, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा और उसको प्राइवेट करना होगा आपको, तो वो डिपार्टमेंट आपको सजेस्ट करेगा। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से छुपाना नहीं है, जो कुछ भी डिटेल आपकी है वहाँ पर आप अपडेट करवा दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ सर्विस बुक में एंट्री होती है आपकी। अगला जो चीज़ आपको अप्लाई करना है डिपार्टमेंट के अंदर वो है CGHS का कार्ड, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। मेडिकल का एक कार्ड होता है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बनता है। हर ग्रेड पे वाइज आपका उसका अलग एंटाइटलमेंट होता है कि मतलब कौन कौन सी बीमारियां या फिर कितने तक का आप इलाज करा सकते हैं। तो जनरली आप और आपका डिपेंडेंट, देखिए डिपेंडेंट कौन है, आपके मदर फादर, अगर कोई सरकारी नौकरी में नहीं है आप उनको दिखा सकते हैं डिपेंडेंट के रूप में, और उनका नाम आपको एंट्री करवानी पड़ेगी उसमें। जब दी जाती है बेसिक डिटेल भरने के लिए तो डिपेंडेंट का नाम पूछा जाता है, तो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर कोई भी मदर या फादर में से कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आप उनको मेंशन नहीं करेंगे। रही बात भाई बहन की, तो अगर मदर फादर में कोई भी सरकारी नौकरी में है तो आप अपने भाई बहन को भी नहीं दिखा पाओगे, बिकॉज वो फादर और मदर के उसमें आ जाएंगे। और रही बात अगर फादर या मदर कोई भी जॉब में नहीं है, गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो उस केस में आप भाई बहन को भी दिखा सकते हो, लेकिन उसका क्राइटेरिया होता है कि भाई का जो रहता है वो उसकी शादी ना होने तक का रहता है, और बहन का भी अनमैरिड तक का, उसका एक एज का क्राइटेरिया वो आपको मालूम चल जाएगा डिपार्टमेंट में। ये ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मान लीजिए आप ज्वाइन करते हैं या कोई किसी को कोई सीधे, देखो मेडिकल वाला जो कार्ड होता है आपको लगेगा कि बुखार हमें होता है या फिर छोटी मोटी बीमारियां होती है तो ये तो हम दवाई छोटी मोटी जगह से लेके ठीक कर लेते हैं, लेकिन देखो अभी इस टाइम पर कई तरह की बीमारियां, या कल को क्या हो जाए पता नहीं, आपको पता है कि नई नई तरह की चीज़ें आ रही हैं। तो जब डिपेंडेंट को आप ऐड करा के रखते हो ना, तो ये कोई बड़ी बीमारी में आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, कार्ड के लिए अप्लाई कर दीजिएगा, और ये जो बेसिक डिटेल है इसको आप सही से भरवाइएगा। अगर आप डिटेल ऐड नहीं करवाते हैं और अगर आप मेडिकल का जो बिल होता है अगर भेजते हैं डिपार्टमेंट को रिम्बर्समेंट के लिए, तो आपका डिपार्टमेंट वो रिम्बर्स नहीं करेगा, नेम के मिसमैच में या फिर सर्विस डिटेल में वो एंट्री नहीं होने की वजह से। अगली जो चीज़ है वो है एक इंटीमेशन फॉर्म। आप अगर आपने कोई एग्ज़ाम दे रखा है या किसी का रिजल्ट पेंडिंग है या कोई दूसरी पोस्ट आपको ज्वाइन करनी है आगे, जिसका ज्वाइनिंग रुका हुआ है, उसके लिए डिपार्टमेंट से एक इंटीमेशन फॉर्म मिलता है। आप मांग लीजिएगा, जनरली कोई बताएगा नहीं, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग होंगे जो आप की तरह लोग ज्वाइन किए होते हैं ज़्यादातर डिपार्टमेंट में, तो उनको भी ज़्यादा इसका वो नहीं कि वो वही डिपार्टमेंट चला रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी, हो सकता है कोई जल्दी ही लगा होगा वहाँ पर, उसको भी नॉलेज नहीं होगी कि इंटीमेशन फॉर्म कहाँ मिलेगा, लेकिन आप मांगेंगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, तो वो आपको ढूंढ करके देगा। डिपार्टमेंट में ही रहता है, कोई फोल्डर में पड़ा होगा कंप्यूटर के सिस्टम में। इंटीमेशन फॉर्म इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप डिपार्टमेंट से
छोड़ के जाएंगे या फिर डिपार्टमेंटल से यहाँ से डीवी कराने के लिए जाएंगे दूसरे में, तो वहाँ पर एनओसी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप यहाँ पर नहीं बताए रहोगे तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करने में या फिर यहाँ से छोड़ के जाने में कई बार डिपार्टमेंट आपका डॉक्यूमेंट्स रखवा लेता है। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में आप जाओगे, अगर आपने इंटीमेट नहीं किया उनको, तो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में भी दिक्कत कर सकते हैं वो। इसलिए इंटीमेशन फॉर्म जरूर मांग लीजिएगा जो लोग एग्ज़ाम दे रखे हो, या आगे जब भी फ्यूचर में कोई एग्ज़ाम दोगे। अभी कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है, अगर आपका सीजीएल का प्री नहीं निकला हुआ, अगर आपका 24 का प्री दे रहे हो, जैसे आप दोगे आप तुरंत बता दीजिएगा। प्री के एग्ज़ाम देने के लिए, मेंस के एग्ज़ाम देने के लिए कई बार ऐसा होता है कि आपकी ट्रेनिंग फंस गई। अगर आप इंटीमेट किए रहोगे तो आपको ट्रेनिंग में भी वो नहीं रोक पाएंगे, बिकॉज वहाँ से एनओसी मिली रहेगी। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान में रखिएगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी तक बैंक अकाउंट जिनके पास मिलेगा, ठीक है। तो यार देखो, दो चीज़ ध्यान रखिएगा। एक तो बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ें आपके पास मैंडेटरी है, ज़रूरी है जब आप सर्विस में आ रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, बिकॉज जब आपके कहीं भी लगेगा, चाहे आप डिपार्टमेंट में सैलरी के लिए देंगे या फिर अभी आपका एनपीएस अकाउंट पे मैं बात करूँगा, तो यार ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। किसी के पास अगर ये मिस हो गया है या फिर अभी तक नहीं बनवाया होगा तो बनवा लीजिएगा। खाते को लेकर के कई कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरे फादर का अकाउंट है या मदर का अकाउंट है, क्या मैं वो दे सकता हूँ? तो देखो, जॉब में जब आओगे तो सैलरी आपके अकाउंट में आती है, राइट, और आपको अपने ही नाम का अकाउंट देना पड़ता है। तो आपको अकाउंट जो खुलवाना पड़ेगा अपने नाम का होना चाहिए। कोशिश करिएगा कि सरकारी बैंक में हो, एसबीआई में हो या फिर कोई भी सरकारी बैंक में हो, उसका कैंसल चेक लगेगा। तो ध्यान रखिएगा कि आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा पहले से। क्या पता आप जाते हो, मालूम चलता है कि नहीं आपको बैंक अकाउंट देना है, कैंसल चेक लगेगा वहाँ पर, आप छुट्टी नहीं मिल पाता खाता खुलवाने के लिए। तो इस चीज़ का ध्यान रख के पहले से करवा लीजिएगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड खो गया होगा तो दोबारा से बनवा लीजिएगा, ज़रूरत पड़ेगी। डिपार्टमेंट का जो आईडी कार्ड होता है उसके लिए भी अप्लाई कर देगा। बहुत सारे डिपार्टमेंट आईडी कार्ड प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं करते, लेकिन तब भी अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में होंगे तो आप वहाँ से फॉर्मेट लेकर के, आप अगर नहीं इशू करता होगा तो वहाँ से एक सील लगवा के रखिएगा। क्योंकि आप अगर नई जगह पर पोस्टेड हो या फिर अपने होम स्टेट में भी हो आप, तो कई बार वो चीज़ें काम आती है आपके। बहुत सारे डॉक्यूमेंट, मतलब बहुत जगह पे वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की तरह काम आता है। आईडी बहुत जगह पे काम आता है, चाहे आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पर भी हो। तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई होते हो, उसके कुछ इम्पैक्ट पड़ते हैं, भले आप किसी भी पोस्ट पर होगे। तो डिपार्टमेंट का जो आईडी कार्ड होता है उसके लिए ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा और ट्राई करिएगा उसको अपने पास हमेशा कैरी करें जब भी आप कहीं भी ट्रैवल करें। तो एनपीएस का अकाउंट खोला जाएगा एक पेंशन के लिए। आप एनपीएस से गवर्न होगा। पेंशन जो है एक ओल्ड पेंशन स्कीम, आप देखते होंगे बहुत सारे धरने वगैरह चलते होंगे। तो ओल्ड पेंशन स्कीम पहले था, आप न्यू पेंशन स्कीम जो लोग आप ज्वाइन कर रहे हैं, न्यू पेंशन स्कीम के अंदर आप वो करोगे, आओगे। तो उसके लिए एक प्रैन अकाउंट खुलता है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, प्रैन अकाउंट बनता है आपका। तो उसका एक फॉर्म दिया जाएगा आपको, वो भी आप फॉर्म ले करके वो आपको बताया जाएगा कि आप एनपीएस अकाउंट खुलवा लीजिए। क्योंकि जो सैलरी आपकी आएगी उसमें से कुछ हिस्सा आपका कटता है, कुछ सरकार देती है, 10% आपका रहता है, 14% गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जोड़ा जाता है। तो ये आपका 3 महीने के बाद मैंडेटरी हो जाता है जब आप ज्वाइन कर। कई लोग कहते हैं कि चलो मैं बाद में प्रैन अकाउंट बनवाऊंगा, ऐसा मत करिए। कोशिश करिए कि जल्दी बनवा लें, क्योंकि अगर आप 6, 7, 8 महीने बाद बनवाओगे तो जो 3 महीने के बाद का है वो रिकवरी करी जाती है आपकी। जनरली है 3 महीने तक का ही छूट रहता है। 3 महीने के बाद आपका एनपीएस अकाउंट जरूरी है, मैंडेटरी है। तो एनपीएस का फॉर्म भर दीजिएगा, प्रैन अकाउंट बनवा लीजिएगा। एक पूरी किट आती है, जैसे आपका एटीएम कार्ड आता है घर पे या क्रेडिट कार्ड आता है, वैसे एक प्रैन कार्ड आता है, उसको संभाल के रखिएगा, रिटायरमेंट तक वो काम आता है। उसमें आपके पैसे जमा होते हैं। जब रिटायर होता है आदमी तो कहते हैं ना कि बड़ा पैसा मिला उसको, तो यही पेंशन का पैसा रहता है। तो ये आपको हर महीने जो कटेंगे वो आपके अकाउंट में आएगा, मेल आएगा कि आपके इतने पैसे बन गए। तो वो ध्यान रखने वाली ज़रूरी है, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है। जब आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं, तो अभी ज्वाइन करते सभी लोगों का डिपार्टमेंटल डीवी वगैरह कराने के बाद एक एम्प्लॉई आईडी मिलता है। हर एक एम्प्लॉई का अपना एक आईडी होता है, एक नंबर होता है। तो उसके लिए एक ऑर्डर किया जाता है कि यार ये जितने लोग हैं, ये लोग अपने एम्प्लॉई में अपने ऑफिस में आ गए हैं और इनका ये एम्प्लॉई आईडी, उसका एक पार्ट 2 ऑर्डर होता है। हर एक डिपार्टमेंट में कोई भी चीज़ होगा जो ऑफिशियली होगी उसका पार्ट 2 ऑर्डर होगा। तो उसमें आपको नंबर असाइन किया जाएगा। तो वो जो ऑर्डर आता है जो आपके अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगी, वहाँ हेड ऑफिस से पूरा ऑर्डर आएगा। आपके बैच में जितने लोग ज्वाइन किए होंगे सबका नंबर होगा और कि हाँ ये लोग इस पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं, इस बैच का ये है और आपका ये नंबर है। उसको संभाल के रखिएगा। पार्ट 2 ऑर्डर आपके कई जगह पर काम आते हैं। वो जो कागज़ रहेगा, यानी जो पन्ने रहेंगे, कई बार वो हम फोटो खींच के रख लेते हैं, मिसमैच कर देते हैं। कोशिश करिएगा अगर नहीं रख पा रहे तो उसको फोटो खींच के ईमेल पे डाल दीजिएगा। वो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपके प्रोबेशन पूरा ना होने तक। सपोज करिए कहीं आप क्वार्टर के लिए अप्लाई कर, अगर क्वार्टर है क्वार्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं
या फिर मान लीजिए आप कहीं पर गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या बैंक में आपने नया अकाउंट खुलवाया वहाँ पर, तो ये चीज़ें आपकी वहाँ पर काम आती है, इसलिए इसको संभाल के रखिए। आपको साल भर में 30 EL मिलती हैं और 8 CL मिलती है, 2 RH मिलती है, लेकिन ये पूरा साल का रहता है। छुट्टियों का मैं एक सेपरेट वीडियो कल परसों में अपलोड कर दूंगा। लेकिन आप स्टार्टिंग 1 जनवरी को ज्वाइन नहीं कर रहे हो, कोई लोग नवंबर में ज्वाइन करेंगे, कुछ लोग फरवरी में, अपना अलग अलग टाइम है। तो जब आप ज्वाइन करोगे तो उस साल का आपको कितनी छुट्टी मिल रही है वो आपको बता दी जाएगी। कोशिश करिएगा वो छुट्टी नोटिस करके रखिएगा, वो नोट कर लीजिएगा कि कितनी EL, कितनी CL, कितनी RH आपको दी गई है, राइट। और जब आप छुट्टी पर जाए, क्योंकि आप नया ज्वाइन करेंगे तो मन होगा घर आने का, साल ख़त्म होने वाला है, कई बार ऐसा हुआ कि चलो दिसंबर ख़त्म हो रहा है, 1-2 बार हुआ है। जब आप आइएगा तो छुट्टी पहले से सैंक्शन करा करके, जब भी आप जाएंगे तो ऐसा नहीं कि चलो जा रहे हैं छुट्टी मेरे पास है आएंगे तो करा लेंगे, नहीं। एक रजिस्टर रहता है, उसमें आप छुट्टी लिखिएगा कि मैं इस छुट्टी मतलब इस तारीख को जाऊंगा, कौन सी छुट्टी लेके जाऊंगा, EL लेके जाऊंगा, CL क्या वो आपके पास है कि नहीं है, वो सैंक्शन करा के ही जाएगा जब आप नई जॉब में आ रहे हैं तो, यानी नई ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। कंपिटेंट अथॉरिटी से, यानी आपकी जो अपॉइंटेड जो आपके अधिकारी हैं बड़े, उसकी बिना परमिशन के कोशिश करिएगा कि नहीं, भले कितना भी लेनियन डिपार्टमेंट है, होता है कि आप बहुत रिलैक्स हैं, ठीक है, लेकिन ट्राई करिएगा कि इसको अपने आदत में डालिएगा। कई जगह पर ऐसा है कि चलो रिलैक्स है, लेकिन आपको कई जगह पर ऐसा मिलेगा कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए आदत स्टार्टिंग से ही डालिएगा कि पहले से आप छुट्टी सैंक्शन करा के ही। जब आप ज्वाइन करेंगे, कुछ ऑफिस आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर वर्कलोड बहुत ही कम रहेगा। हो सकता है कि पूरे दिन भर में 1-2 घंटे का काम रहे, आपको लगे कि पूरा टाइम ही है, चलो थोड़ा घूम आते हैं, या फिर कहीं ऑफिस बाहर, क्योंकि नए ज्वाइनिंग है, कोई क्या कहेगा। कोशिश करिएगा कि जब आप नया ज्वाइन कर रहे हैं तो कहीं भी अगर ऑफिस से बाहर या फिर ऑफिस में ही कहीं अगर आप 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो जो भी आपका बड़ा अधिकारी है आपसे ऊपर, एक बार उनको ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा। बहुत सारी चीज़ें डिपार्टमेंट में रहती है, जब आप नए ज्वाइन करते हो आपको नहीं पता, आपको लगता है कि सब कुछ चारों तरफ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। जब आप उनको बताए रहोगे, भले आपकी स्कूटी ख़राब हो गई या फिर आप कहीं रूम देखने जा रहे हो बाहर के लिए, नए ज्वाइन करते हैं तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं कि रहने के लिए अरेंजमेंट देखने जाना है आपको, या फिर गैस कनेक्शन के लिए जाना है आपको, या फिर कुछ और अपने काम के लिए देखने जाना है आपको, तो उसके लिए आप बता के जब जाएंगे कोई दिक्कत नहीं रहता है। जब आप अपने ऑफिसर को बताए रहते हो तो उनकी नॉलेज में जब चीज़ें रहती हैं तो डेफिनेटली वो आपको सपोर्ट करते हैं। जब आप नया ज्वाइन करेंगे, कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर बायोमेट्रिक है, मैक्सिमम ऑफिस आपको बायोमेट्रिक वाले मिलेंगे। अभी बहुत सारे जो जेड सिटी वाले ऑफिस है जहाँ पर बायोमेट्रिक नहीं है आपका, तो उस केस बायोमेट्रिक में क्या होता है, आपके फिंगरप्रिंट से आपकी वो रहती है आने का और जाने का, 9:30 से 6 का टाइम ही रहता है आपका। कुछ ऑफिस 10-15 मिनट का स्टार्टिंग में रिलैक्स देते हैं कि चलो आने जाने में लेट हो गया तो 15 मिनट या आधे घंटे तक हम छूट दे देते हैं, लेकिन ये जो पंचिंग का टाइम है इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बायोमेट्रिक वाले केस में स्टार्टिंग में आपका बायोमेट्रिक नहीं बना रहेगा। आधार कार्ड मैंने इसीलिए कहा है बनवा के रखिएगा, क्योंकि अटेंडेंस के लिए आधार कार्ड का होना ज़रूरी है, उसी से आपका लिंक रहता है वो आपका। तो अगर बायोमेट्रिक स्टार्टिंग में आपका नहीं है तो आपके रजिस्टर में एंट्री कराई जाती है, तो आपको लगेगा चलो रजिस्टर में ही तो करना, 9:30, 10, 10:30 बजे चलते हैं, कोई कुछ कहेगा भी नहीं, और नए हैं, मेन दिमाग में ये रहता है कि अभी हम नए हैं तो एक नए का एक रहता है कि चलो नया है छोड़ देते हैं इसको। लेकिन इसको कोशिश करिएगा कि जो टाइमिंग वाला है 9:30 से 6 बजे तक सभी लोग बैठ रहे हैं तो आप भी रुकिएगा। कई अगर ऑफिस ऐसे हैं जहाँ पर लोग जल्दी निकल जा रहे हैं, तब भी ट्राई करिएगा कि इस चीज़ को टाइमिंग वाले शेड्यूल को मेंटेन करके रखा। बायोमेट्रिक वाले केस में तो आपको बिल्कुल 9:30 से 6 का रहता है, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ ट्राई करिएगा कि जो टाइम है उसी रूटीन में हम आ जाए। एक रहता है यार आपके ड्रेसिंग का, कपड़े का रहता है। कई लोग के दिमाग में ये रहता है कि चलो हम सरकारी नौकरी में आ गए, कोई क्या ही, एक रहता है ना कि हमें कोई निकाल नहीं सकता, या एक रहता है कि चलो सभी लोग वहाँ पर तो नॉर्मल ही है। ट्राई करिएगा स्टार्टिंग में, फिर कह रहा हूँ कि जो स्टार्टिंग है आपका, कुछ समय के बाद आपको चीज़ों का मूड समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में जाते ही कुछ चीज़ें आपको ख़राब भी लगेंगी, कुछ अच्छा भी लगेगा, लेकिन जो तरीका है, जो कायदा कहता है वो ये कहता है कि आप ड्रेसिंग का ध्यान रखिएगा, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑफिशियल कपड़ों में ही रहें, जूते जो रहें आपके वो रहें, राइट। और ऑफिस डेकोरम को आप जरूर मेंटेन करके रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। खासकर जो लोग नए रिक्रूट रहते हैं, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में जो लोग टाइम से काम कर रहे हैं वो लोग, उनकी नज़र रहती है इन सब चीज़ों पे। छोटी छोटी चीज़ें, कोई कहता कुछ नहीं है आपका, लेकिन कहीं ना कहीं यार वो चीज़ें दिमाग में डिपार्टमेंट में रहता है। तो इस चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कैजुअल वेज या फिर इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए। और आखिरी चीज़, आप जिस सेक्शन में पोस्टेड होंगे, जहाँ भी आपको लगाया जाएगा, स्टार्टिंग में आपको भले लगेगा कि यार यहाँ तो कुछ काम ही नहीं है, या फिर मैं अभी नया हूँ, ये रहता है कि नया हूँ, अभी थोड़ा टाइम लगेगा सीखने के लिए। ट्राई करिएगा आप जहाँ भी जाएंगे ना, कोशिश करिएगा कि जल्दी से जल्दी उन चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए जहाँ पर वो काम होता है। आपको पता नहीं चलेगा, कई बार ऐसा होता है कि आपको 1-2 दिन के बाद ही आपको डायरेक्ट काम दे देंगे और टास्क असाइन कर देंगे कि हाँ ये चीज़ें करनी है आपको।
तो इसलिए आप ट्राई करिएगा कि जितनी जल्दी हो सके चीज़ों को ग्रैप्स करने के लिए, और बहुत ज़्यादा पैनिक होने के नहीं यार कि मेरे को ये नहीं आ रहा है या फिर यहाँ पर मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है, कोई बताने वाला नहीं। ये सभी लोग के साथ समस्याएं रही हैं और घबराहट बनती है। कई कैंडिडेट के मैसेज बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मन नहीं कर रहा है इस पोस्ट पर, मतलब एक ही दिन ज्वाइन MTS की पोस्ट पे CHSL पोस्टल असिस्टेंट में ज्वाइन करते पहले दिन कॉल आ जाता है कैंडिडेट का कि सर मैं सीजीएल वाला ही देख रहा हूँ, इसको मैं छोड़ने की सोच रहा हूँ। ऐसा रहता है, बनेगा, बिल्कुल बनेगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। यही जॉब, ये सब एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, आपको तभी मालूम चलता है कि यार ये पोस्ट है मुझे क्यों नहीं करनी है, या इनमें क्या दिक्कतें आती है, क्यों लोग होम पोस्टिंग के लिए भागते हैं, क्यों ग्रेड पे भी छोड़ करके लोग घर की तरफ आते हैं। ये सारे एक्सपीरियंस है और इन सब का निचोड़ जब निकलता है आपका कुछ सालों की सर्विस करने के बाद, तो आप बिल्कुल कंक्लूजन पे पहुंचते हो। इसलिए इन सब चीज़ों को फेस करिए, देखिए कि लोग कैसे काम करते हैं डिपार्टमेंट में, क्या क्या चीज़ें फेस करना पड़ता है, किस किस तरह की दिक्कतें आती है। वो सभी चीज़ें लाइफ का पार्ट है। यहाँ नहीं आएगा, किसी दूसरे ऑफिस में आएगा, किसी तीसरे ऑफिस में आएगा, कहीं लोग अच्छे मिलेंगे, कहीं लोग ख़राब मिलेंगे, ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। बाकी कोई भी ज़रूरत है मेरी, कोई तरह का आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का नीचे लिंक दिया हुआ है, आप मुझे ज़रूर वहाँ पर पूछ सकते हो।